नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे सर आज क्या लेकर के आ गए। आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भैया गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लग सकते हैं। इन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अगर ये वाली पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ ली ना तो 80 से तो ऊपर मार्क्स आप आराम से लेकर के जाओगे, और थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी तो 90-95 से नीचे आपके नंबर आने ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिनों से इस पे लगा हुआ था, एक एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था भाई कौन से चैप्टर में से कौन सा देना चाहिए जिसपे ज्यादा चांसेस हर बोर्ड लेता है वो है। ठीक है ना, तो तैयार हो आज देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इसकी और क्वेश्चन जानते हैं। टोटल 36 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो 36 क्वेश्चंस में इसमें से लेकर के आया हूं। तो जानते हैं ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे बच्चों, मेरे शेरों शेरनियों काजू कतलियों है ना, देखो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, वहां पे हर इंफॉर्मेशन आती है। कौन सा टीचर अब क्या लेकर के आने वाला है, क्या धमाका करने वाला है, वो उसको जोड़ो से। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो लर्न एंड शेयर की। तुम लोग तो बस एक यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बैठ गए। अरे भाई इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो आज जाकर के है ना अभी वीडियो को पॉज करो और है ना जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, मर्दाओं के प्रकार का विस्तार से वर्णन करें। मर्दाओं के प्रकार कौन कौन सी मर्दाएं थी भैया? 6 मर्दा हम लोगों ने पढ़ी है। जलोढ़ मर्दा, काली मर्दा, लाल और पीली मर्दा, मरुस्थली मर्दा, लेटराइट मर्दा और वन मर्दा। अब देख लो यहां पे जितना कुछ आ रहा है ना, जलोढ़ मर्दा में क्या बताया? पहले स्थान बताया, उपजाऊपन, खनिज, फिर बांगर और खादर के बारे में बताया। ठीक है, और उसका जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उनको क्या कर रखा है? हाईलाइट कर रखा है। यही तो बात मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि आंसर कैसे लिखना है कि पहली बात तो पॉइंट्स में लिखनी है, और दूसरी बात क्या है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगे लगा दो, अंडरलाइन कर दो, चुको ही मत बच्चों, चुको ही मत। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर काली मर्दा की बात आ गई, मैं पूरा रीड नहीं करूंगा। ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ। फिर स्थान कौन सा है, उसमें उपजाऊपन है, इसको रेगर मर्दा कहते हैं। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, गहरी दरारें, चिपचिपी बात, सारी बातें इसमें करी हुई है। फिर लाल और पीली मर्दा, तो पूरा उसी प्रकार से लिखना है जैसे आपको इस पीडीएफ में दिख रहा है। आपको एक आइडिया लग जाएगा मेरे बच्चों की आंसर लिखते कैसे हैं। एक वीडियो तो मैं डाल ही चुका हूं कि आंसर राइटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक वीडियो डाल चुका हूं आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, नहीं देखियो तो वो भी देख लेना। मैप के वीडियो जा चुके हैं। ठीक है, और अब इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाला भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और लास्ट हमारी वन मर्दा है, तो वन मर्दा है तो बिल्कुल ही सिंपल है, इनमें जो भी वर्ड आपको लगे वो आप हाईलाइट कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न 2। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने छोड़ा क्या? हाँ, पूरी की पूरी सारी की सारी मर्दाएं ले ली। तो देखो भाई आपको है ना ये गारंटी मानकर चलो, एक ना एक मर्दा पे एक क्वेश्चन लगेगा, एक ना एक मर्दा पे एक क्वेश्चन लगेगा। अब उसकी 4-5 लाइनें तो आपको पता होनी चाहिए ना भाई, 4-5 लाइनें तो पता होनी चाहिए, तभी तो लिखोगे, नहीं तो फिर लिखोगे क्या? तो इसलिए पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लिया है, संसाधन नियोजन से आपका क्या तात्पर्य? भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी है। संसाधन नियोजन क्या होता है उसको पहले बता दो। ठीक है, फिर भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से करा जाता है वो तीनों पॉइंट लिख दो, और जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर दो, कंप्लीट। फिर आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया, IUCN के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आज भैया सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म लिख दो, क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। उसने कौन कौन से में बांटा है? सामान्य जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में, सुभेग, दुर्लभ और स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। फिर सबको एक एक को एक्सप्लेन कर दो, सामान्य जातियां क्या है, संकटग्रस्त जातियां क्या है, उनमें इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसी प्रकार से आप लोगों को चलना है। ये सुभेग छूट गया, इसको भी आप अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आप कहते आते जाएंगे। फिर दुर्लभ जाति आ गई, स्थानिक जाति आ गई, लुप्त जाति आ गई। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो सारे के सारे आपके क्या हाईलाइट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण को विस्तार से वर्णन करें। वन और वन्य जीव संरक्षण, तो आ जाइए इस पे, भारत में किस प्रकार से है। ठीक है, तो संरक्षण में पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीन्स जेनेटिक की बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षकों की बात कर रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया वो जितनी भी जातियां रक्षित संकटग्रस्त सबको बचाने की बात करिए, सेंचुरी खोलने की बात करिए, सरकार ने काफी इन पे कदम उठाए। सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ओके, इनमें कौन कौन से उनको जोड़ा गया है, जो जो जानवरों को जोड़ा गया है वो भी सबके इनमें नाम है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, विस्तार से वर्णन करें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? तो परंपरागत बांध, नदियां वर्षा जल को इकट्ठा करके बांध में
उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं, ये बात है। इनके क्या क्या फायदे होंगे, सारे फायदे लिख दीजिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ये बता दीजिए। अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था, जो आंदोलन हुए वो बताओ, आंदोलन क्यों हुए वो कारण बताओ। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना मेरे बच्चों, सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं ना भैया, ये पीडीएफ पढ़ लेना, 80 से ऊपर तो नंबर क्रॉस कर जाओगे 100 में से। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो सारे आ गए हैं, और कुछ जो चैप्टर के नहीं आए तो वो मेजरली वो चैप्टर छूट चुके थे ज्यादातर, जैसे यूपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में वो चैप्टर छूट चुके, जैसे कि विनिर्माण उद्योग वो हट गया था, तो मैंने उसका क्वेश्चन ऐड करा ही नहीं है, ठीक है। फिर पूछा वर्षा जल संग्रहण क्या अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा टॉपिक अपना पढ़ा हुआ है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, वो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल वो भी अपने हो रखा है, आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो मुख्य फसलें, मुख्य फसलों में मैंने 4 बोली, गेहूं, चावल, चाय, कॉफी। देखो चाय या कॉफी में से है ना, इतने बोर्ड के मैंने मॉडल पेपर कराए हैं, सब में क्वेश्चन पूछा गया भाई एक पेय पदार्थ के बारे में बताइए, एक पेय पदार्थ के बारे में बताइए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने गेहूं चावल तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो गेहूं, पहले गेहूं के बारे में सारी बातें बता रखी है, ठीक है। फिर चावल के बारे में सारी बातें बता रखी है, जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद चाय और कॉफी के बारे में हम लोग बता देंगे। फिर ये चाय के बारे में आ गया कि रोपण कृषि है, ओके। तो इंपॉर्टेंट जो सारा है सब कुछ आपको इसमें मिलता जाएगा। फिर ये जो हमारा नेक्स्ट है कॉफी के बारे में आ गया, तो गेहूं, चावल, चाय और कॉफी, ये चारों इंपॉर्टेंट थे, ये इंपॉर्टेंट फसलें हमने कर ली। फिर आते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की बात करते हैं। तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों में भैया जो चकबंदी करनी थी वो चकबंदी करिए, सहकारिता जमींदारी को समाप्त करा है, पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रहा है, पुश्तैनी जमीनों को जोड़ना, सुधारों की शुरुआत, पैकेज टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तकनीकों में सुधार करा गया है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सारे जो इंपॉर्टेंट जितनी भी टेक्नोलॉजी से बातें थी, जितने भी सुधार हुए वो सारी बातें इसमें आ जाती है। फिर बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जोड़ लीजिएगा भैया इस क्वेश्चन को, तो कृषि पे वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव रहा है। तो भैया बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारा जो भारतीय कृषि 2 राह पर है, एक तो जो मजबूत किसान है उनको ज्यादा मजबूत बना करके कृषि को सुधारना, और एक गरीब किसानों को मजबूत बनाना, ठीक है। ये सारी बातें आप इसमें जोड़ दीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा बिल्कुल तसल्ली से, इसको आराम से पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन 10 है खनिज कहां पाए जाते हैं, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें आप बता दीजिए खनिज क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, खनिज शैल समूह में पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाएंगे, परत शिराओं में, ठीक है, गैसीय ठंडे होकर, धात्विक खनिज, अवसादी चट्टाने, मतलब सब कुछ पढ़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार पढ़ना है, धरातलीय चट्टानों पर अपघटन, ओके, पहाड़ियों के आधार पे मिलते हैं, प्लेशर निक्षेप भी पढ़ा रखा है, महासागरीय जल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया हो भैया। आप लोगों ने अगर लेक्चर्स भी ध्यान से देखे होंगे ना तो भी आपको ये मिल जाएंगे। फिर है इसमें एक बात करें खनिजों का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण भी क्या है, खनिजों का संरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो खनिजों के संरक्षण का भी पूरा का पूरा आपको इसमें लिखना है। अब आप लोग ऐसा मत सोचेगा सर आपने तो पूरे के पूरे टॉपिक उठा करके इसमें डाल दिए। देखो मैंने क्या कहा कि जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इंपॉर्टेंट चाहे क्वेश्चन कहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहिए, वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएंगे। फिर है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा ऊर्जा का संरक्षण, इसके बारे में आपको बताना है। देखो मैं क्वेश्चन भी नहीं, चाहे आप क्वेश्चन मानो चाहे डायरेक्ट आप क्या मान लीजिए कि टॉपिक मनीष सर ने डाल दिया है, तो ये टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, परंपरागत में कोयला आ जाएगा, ठीक है, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयले के बाद कौन सा आता है, कोयले में आप तीनों बताओ, लिग्नाइट, बिटुमिनस जो भी है वो तीनों बताएंगे आप लोग। उसके बाद फिर पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोलियम के बारे में आप सारी बातें बता दीजिएगा जो भी अपन लोगों ने पढ़ रखा है, फोल्डिंग, अपनति, सब कुछ, मतलब सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पे आपको ध्यान देना है कि भाई ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत, विद्युत में आप ये दोनों प्रकार के बताएंगे, हाइड्रो टर्बाइन वाली, ठीक है, और प्राकृतिक गैस को जलाने से वो है, पूरा बताएंगे आप इसमें, ठीक है ना। और फिर आते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आ जाइए बेस में परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की बात कर रहा है, यूरेनियम, थोरियम, सौर ऊर्जा की बात कर रहा है, यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जो कुछ भी हमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ इनमें आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को, इस पीडीएफ को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, और मैं कह रहा हूँ आपके इससे अच्छे नंबर बनने के पूरे पूरे प्रयास हमारी तरफ से रहेंगे। और वैसे तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है, बट अब एंडिंग टाइम में थोड़ा सा अगर आप इसको रिवीजन के तौर पर आप इसे देखिएगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। फिर हमने लिखा है कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है भैया, खनिज के बारे में जान लिया और खनिज का संरक्षण कर लिया, और ऊर्जा के बारे में जान लिया और ऊर्जा का संरक्षण हो गया, तो यहां तक हमारा ऑलमोस्ट क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सड़कों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और जलमार्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो दो इंपॉर्टेंट थे, सड़कों की बात और जलमार्ग की, वो दोनों पॉइंट्स मैंने इसमें ले लिए हैं। तो सड़कों में जो 6 भागों में
वर्गीकृत किया गया है वो वर्गीकरण आप बता दीजिएगा और पूरा उसको एक्सप्लेन करिएगा जैसा कि इस पीडीएफ में बताया है। ये पीडीएफ देने का मेरा मेन उद्देश्य वो यही है कि आपको आंसर राइटिंग का पता चले कि कौन से शब्दों को हाईलाइट करना होता है और कैसे उसको लिखना होता है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपको समझ में आए, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लगेगा अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हमारे ज्यादा चांसेस बन जाएंगे अच्छे नंबर आने का। आप देखते जा रहे हैं कितने बड़ा है, और अब आप सोचो आप लोगों को देखने में इतना जोर आ रहा है, हमें बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है ना। तो अब तो मेहनत तो तभी सफल होगी जब आप लोगों के बेहतरीन नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये जो 5 जलमार्ग थे राष्ट्रीय जलमार्ग है, वैसे टोटल जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 111 है, पर यहाँ पे आपकी किताब में 5 ही बात करेंगे तो 5 पे ही चर्चा करी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने शब्दों में लिखे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अपने शब्दों का मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छा है, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वैसा ही आप लिखिएगा, ठीक है। व्यापार क्या होता है, राज्य व्यापार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आर्थिक बैरोमीटर से क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन और असंतुलित व्यापार क्या है, ठीक है। हम क्या भेजते हैं और हम लोग क्या खरीदते हैं बाहर से, सारी बातें आप इसमें रख दीजिएगा। पर्यटन उद्योग की इसमें बात कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप शुरू हो जाते हैं हिस्ट्री के। अभी तक थे वो सारे के सारे ज्योग्राफी के थे, अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन संहिता में क्या क्या प्रावधान थे। तो नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो मैंने दिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त को उसका जन्म होता है, 5 मई की उसको डेथ हो जाती है। फ्रांस का क्रांति में सेनापति था और 1815 तक फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन संहिता 1804 की नागरिक संहिता से आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी करी गई, ठीक है। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, सामंती व्यवस्था को खत्म, किसानों का भूदास्त और जागीरदारी शुल्कों को मुक्ति दिलाई गई, ठीक है। जो सारे इंपॉर्टेंट काम है वो उनके हो गए। फिर है जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों का एकीकरण बोला है, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण पहले लिखेंगे, फिर ब्रिटेन का, फिर इटली का, तीनों का एकीकरण है ना वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे जैसे कि अब जर्मनी का जो एकीकरण है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इटली का शुरू हो जाएगा, तो इटली का एकीकरण देखेंगे हम लोग, ठीक है। सार्डिया पिडमोंट का जो राजा उसने जिम्मेदारी ली, ठीक है। काबुल की बात आती है यहाँ पर, वो जो फ्रेंच बोलता था तो वो बात है। फिर फाइनली ब्रिटेन की सबसे अजीब जो दास्तां है वो हमें इसमें लिखनी होती है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का किस्सा आ जाएगा, किस प्रकार से वो स्कॉटलैंड को और उन सबको अपने में मिलाता है और एक एंग्लो जो राष्ट्र है, आंग्ल राष्ट्र है वो बनाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये पूरा इंपॉर्टेंट था, सब कुछ पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उदारवाद से आपका क्या आशय है। देखिए उदारवाद से आपका क्या आशय, ब्रैकेट में लिखा है जोल वेरन। तो जोल वेरन के बारे में भी आपको बताना उदारवाद का क्या मतलब है। आजादी, कानून के समक्ष सबको बराबरी, राजनीतिक उदारवाद है ये। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे आर्थिक उदारवाद क्या होता है, ठीक है। तो आर्थिक उदारवाद को भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद है उसकी बात हो जाती है, ठीक है। फिर जोल वेरन है तो जोल वेरन की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। जोल वेरन क्या था और उसमें क्या क्या काम करा गया वो सारी बातें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से थे। तो राष्ट्रीय प्रतीक देखो, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर, इंसाफ, ये सब कुछ था। फ्रांस में मारियोन थी, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ठीक है। फिर आप जर्मनी की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपने चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसकी। फिर गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डाले, गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए। जो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहता है उस पर प्रकाश डालना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इनमें आपको सभी के बारे में लिखना है। चंपारण सत्याग्रह पूरा, खेड़ा सत्याग्रह पूरा, अहमदाबाद सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में आप डिटेल में लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं ये और पूरा डिटेल में लिख देता ना 4-5 पेज और बढ़ जाते हैं, पर ये आपने सबने पढ़ रखा है और शायद हर मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरा मतलब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है और वो महात्मा गांधी जी का लिया है, ठीक है। तो इनके बारे में आप सब कुछ लिख दीजिएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं तकनीक के क्या क्या प्रभाव थे। तो तकनीक के प्रभाव में देखो तकनीकी बदलाव हुए, रेलवे, भाप का जहाज, ये सब भाप का इंजन। फिर जो मांस का निर्यात होता था, पूरा टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ रखा है। मांस का निर्यात में रेफ्रिजरेटर आया, उसकी क्या भूमिका रहती है, ठीक है। नहीं ये नहीं होता तो यूरोप के लोग भूखे मर जाते, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, महामंदी के कारण और भारत पर प्रभाव, ठीक है। दोनों बातें पूछिए, महामंदी के कारण और भारत पर प्रभाव, दो टॉपिक है यहाँ पे, 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, दोनों टॉपिकों को ध्यान रखिएगा। तो महामंदी 1929 से शुरू होकर के 30 के दशक तक चलती रहती है। उसके 3 मुख्य कारण क्या थे पहले बताया, फिर पूरा उनको एक्सप्लेन भी कराया। तो आप भी पूरा पहले एक्सप्लेन करेगा उनको, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर भारत पर उसका क्या असर रहा वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे वो कवर होते जा रहे हैं। और पीडीएफ आपको शायद बड़ा लगेगा बच्चों, पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। भारत और महामंदी का टॉपिक आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या स्थिति होती है वो सारी स्थिति आप लोगों ने पढ़ रखी है और आप इसमें अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे ये दर्शाना चाहता हूं कि आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्रेटन वुड्स संस्था है। तो ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की जब बात करेंगे तो जुलाई 1944 में जो मीटिंग हुई है उसके बाद 2
जो ट्विंस, जो जुड़वा संतानें हैं, उनका जन्म होता है और फिर 1947 से काम करना शुरू कर देती है। ये सारी बातें यहां तक हमारे क्या है, हिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं पॉलिटी पे। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और इसके क्या क्या प्रकार है। तो आवश्यक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकतंत्र के लिए महत्व होती है। जो प्रकार है वो चारों प्रकार आप उसमें लिख सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों की बात कर सकते हैं, सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं वो, ठीक है, और फिर जो सामाजिक समूह की बात करते हैं कि अलग अलग सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, वो इसमें बात आ जाएगी। और फाइनली दबाव समूह जो है, ठीक है, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। दबाव समूह और आंदोलन, ये भी हमारा पूरा सत्ता की साझेदारी से ये क्वेश्चन ही लिया है बच्चों, मैंने ज्यादा नहीं लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संघवाद क्या है और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। तो संघवाद क्या है, बहुत आसान शब्दों में बता सकते हैं, और उसकी जो भी 6-7 विशेषताएं, वो सारी की सारी विशेषताएं आप याद करेगा, और इनपे जो भी वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भारत में विकेंद्रीकरण को विस्तार से वर्णन करें। विस्तार से वर्णन करने का मतलब है विकेंद्रीकरण समझाए, ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था समझाए, और नगरीय जो स्थानीय व्यवस्था है वो भी समझानी है। इसकी सफलताएं क्या है, इसकी विफलताएं क्या है, सारे जो पॉइंट्स है वो इसमें आ जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा ये टॉपिक है ना, आपका खलास हो जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आ जाए। मतलब आप सोचो, इतना बड़ा क्वेश्चन सर, इतना बड़ा कौन देता है, कोई नहीं देता, पर इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें से पूछ लिया जाएगा कि भैया जो स्थानीय शासन व्यवस्था भारत में चलाई गई, उनकी क्या क्या सफलताएं हैं और उनकी क्या क्या विफलताएं हैं। तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसके उद्देश्य क्या है, क्या क्या प्रावधान करे गए 1992 के बाद, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार की सफलता की बात हो रही है और फिर विफलताओं की बात हो रही है, और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिकता और जाति राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, इस कथन की व्याख्या करें। तो सांप्रदायिकता और राजनीति डायरेक्ट टॉपिक है, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, वो सारे के सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा। और फिर यही है कि जाति राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख दीजिएगा। ये आपको पूरे में से पूरे मार्क्स टीचर देगा, कहीं पर भी काटने की गुंजाइश उसके पास नहीं रहेगी। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, तो मतदाताओं की जाति, विभिन्न जातियां उचित जगह उकसाते हैं उनको जाति के नाम पर, ये सारे काम नॉर्मल बातें, इनके ऊपर तो आप ज्यादा शायद लिख ही सकते हैं किताबों से ज्यादा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन का वर्णन करें। तो नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ वो पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कैसे राजा उनको हटाता है, राजा को हटाया जाता है, हड़ताल होती है, नेताओं की क्या क्या मांग होती है, कैसे उनका नया संविधान बनता है, कौन अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनता है, जितनी भी डिमांड है उनके राजतंत्र को खत्म कर दिया गया है। ये सारे जो सिस्टम है पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या लोकतंत्र के लिए हितकारी है या विनाशकारी। बिल्कुल हितकारी है, आप सारी बातें बता सकते हैं। प्रभुत्व कायम नहीं रहेगा किसी एक समुदाय का, सरकार को पता रहेगा क्या काम सही कर रही है क्या नहीं। लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां, तो जो 3 चुनौतियां हमने पढ़ रखी है मुख्यतः वही आपको बतानी है, स्थापित करना, विस्तार करना और मजबूत बनाना। ठीक है, यही आप यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर बाकी भी तो लिख सकते हैं, जैसे जातिवाद हो गया, गरीबी हो गया, भूखमरी हो गया, ये सब भी ये अलग है, पर पहले मुख्यतः हम चैप्टर में जो पढ़ते आए वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे है, इकोनॉमिक्स से। विकास से आपका क्या तात्पर्य, विकास को मापने से के कौन कौन से मापदंड है। तो विकास जीवन में प्रगति में सुधार को बतलाता है, और विकास को मापने के मापदंड सबसे पहले तो आय है, इनकम, तो इनकम के बारे में आप पूरा लिख दीजिए। फिर विश्व विकास रिपोर्ट जो आए उसमें समृद्ध देश और निम्न आय देश के बारे में जो बात है। फिर मानव विकास रिपोर्ट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आय तीनों को जोड़ा है, ये आप बात इसमें लिख दीजिएगा। फिर विकास की धारणीयता क्या है, तो विकास की धारणीयता का मतलब सिर्फ इतना सा यहाँ पर ये होता है कि भाई ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को हानि ना हो, वो विकास की धारणीयता है। परंतु हो क्या रहा है कि ये अब जो हम लोग कर रहे हैं वो धारणीय नहीं है। फिर नवीकरण, गैर नवीकरण के आप कुछ उदाहरण देकर के इस टॉपिक पे भी पूरे नंबर पा सकते हैं। फिर आर्थिक कार्यों के क्षेत्र का वर्णन करें। तो 3 आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है ये। ठीक है, जब आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है, अगर यहीं पे स्वामित्व के आधार पर पूछ रहा था तो सार्वजनिक और निजी के आधार पर बताते हैं, और अगर वो काम के आधार पर पूछता तो संगठित और असंगठित के आधार पर भी आपको उसमें बताना पड़ता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट कर दो। ये तो बिल्कुल आपको टेबल के रूप में आपको पेश है आपके सामने। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी बार मॉडल पेपर्स में, मैराथन में इसको तो मैं डिस्कस करा है, तो दिक्कत वाला पॉइंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें निर्धन स्वयं सहायता समूह के बारे में आप पूरी डिटेल दे दीजिएगा कि भाई वो क्यों है, क्या है, क्योंकि उसमें ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जो महिला है वो अपने जो खर्चे हैं वो खर्चे निकाल सकती है। पीडीएफ आपके सामने चलता जा रहा है, इसे आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, आपके अच्छे नंबर 100% आएंगे। फिर है वैश्वीकरण क्या है, इसको संभव बनाने वाला कारक कौन कौन से। तो वैश्वीकरण क्या है और उसको कारक है वो प्रौद्योगिकी है, परिवहन प्रौद्योगिकी है,
ठीक है। फिर उसका सूचना प्रौद्योगिकी वाला पॉइंट आ जाएगा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, दूर संचार सुविधा है, वो सारे पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव है वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। कुछ कंपनियों को बहुत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, कुछ को नुकसान भी हुआ है, वो बात एक अलग है, ठीक है। उपभोक्ताओं के पास ज्यादा विकल्प देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन उपभोक्ता अधिकारों में से क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता के पास कौन कौन सा अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार क्या है, तो सुरक्षा सबका अधिकार, ये आप इसमें बताएंगे, सुरक्षा सबका अधिकार पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी लेना, ये आपका पूरा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा अधिकारों में आता है सूचना पाने का अधिकार, ये भी आप लिख सकते हैं 2005 में जो आरटीआई आया, चयन का अधिकार का उल्लंघन है वो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो ये जो है ना, ये क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, जो कि इंपोर्टेंट मैंने इसमें डाला है। इसमें आप पूरी बात बताएंगे, जिला न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय और राज्य न्यायालय, तीनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहां से प्रतिनिधित्व का अधिकार भी लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज हमारा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको बहुत आराम से पढ़िएगा। अभी टाइम है बोर्ड के, कुछ झारखंड बोर्ड का भी टाइम है, थोड़ा सा झारखंड बोर्ड के कम है, यूपी और राजस्थान वालों के तो बहुत टाइम है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, ठीक है। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।